चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट करने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर होगा, जो भी बच्चे फर्स्ट लेक्चर पहला प्राइमरी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आज से, ठीक है। तो आज हम लोग सारे कुछ पहला इंट्रोडक्शन आज पूरा हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स का। देन उसके बाद मैं आपको टैक्स रेट, इनकम टैक्स, ये सब सारे कुछ बताऊंगा। टैक्स रेट कितना टैक्स पर लगते हैं, 5% लगते हैं, 20% लगते हैं, 30% लगते हैं, ये सारे टैक्स रेट बताने वाला हूँ। आपके असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट बताने वाला हूँ। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरचार्ज रेट्स। देन हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल रिलीफ किसको होता है, मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है, मार्जिनल रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करता है, ये सब भी सीखेंगे विथ एग्जांपल। तो सारे कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में एग्जांपल करेंगे। 100% आपको इधर ही समझ में आ जाएगा, वापस घर पे करने की नीड नहीं है, ये गारंटी है। देन हम लोग रिवेट देखेंगे। रिवेट क्या है, क्योंकि मैंने अभी बोला कुछ बच्चे रहते हैं जो हमारा इंडिया में 2.5 लाख तक अगर अर्निंग होता है तो कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है, 2.5 तक। अब देखो, एक बच्चा बोल रहा है सर नहीं 5 लाख तक सुने थे, परफेक्ट, 5 लाख तक होता है, बट उसमें कुछ रिबेट मिलता है। तो वो चीजें हम देखेंगे रिबेट में क्या है, कैसे 5 लाख तक अपने को टैक्स नहीं भरना पड़ता है अर्निंग में। क्या सारे 5 लाख मतलब कहीं से भी अर्निंग करूं 5 लाख के ऊपर क्या टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। तो हम वो रिबेट में देखेंगे। फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि 2.5 लाख तक अगर आप इंडिया में अर्निंग करते हो तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 2.5 लाख से ऊपर अगर आप अर्निंग करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया नहीं है। एक बार मैं पूरा डायरेक्ट टैक्स का सब चैप्टर बता दूं ये होता है, तो आप कर भी क्या लोगे जब तक हम उसको डेप्थ में पढ़ेंगे नहीं तब तक। तो हम लोग एक एक चैप्टर डेप्थ में पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर हम लोग सीखते जाएंगे और वहां पे सारे कुछ बताते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको मार्जिनल रिलीफ भी बताऊंगा क्या होता है। देन रिवेट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। राउंडिंग ऑफ टैक्स कैसे करते हैं, अगर पॉइंट में आंसर आता है 0.5 0.6 तो उसको राउंडिंग कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे। देन हम लोग टेस्ट नहीं, टैक्स रेट हम लोग निकालना सीखेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म का, कंपनी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, विथ सरचार्ज भी क्या होता है, ये सारे कुछ देखेंगे विथ एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर्स को आपको क्या हो सकते हैं, पार्ट पार्ट में लेक्चर्स मिले आपको। जैसे लेक्चर्स 1 में इंट्रो मिला, लेक्चर 2 में आपको टैक्स रेट मिला, किसके ऊपर निकालते हैं, इंडिविजुअल का क्या है, एलएलपी का क्या है, ये सारे कुछ हम लोग देखेंगे। देखो अभी एक बार मैं आपको पूरा नाम ही बता दूं तो उस नाम से कुछ मतलब नहीं हो जाएगा। तो हमें जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे उसका पूरा डिटेल हम लोग देखते जाएंगे। तो आज हमारा लेक्चर होगा बेसिक लेक्चर, और ये बेसिक लेक्चर करीबन 4 to 6 लेक्चर्स के बीच में आपका समाप्त होगा, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर्स अगर बेसिक लेक्चर आप कंफर्म कर लेते हो, देख लेते हो, तो ये गारंटी है आपके, गारंटी है इससे और मार्क्स आएगा ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में मार्क्स क्यों ना पूछे। और हर एक साल पूछता है सर चार्ज का, तो हर एक साल सीएमए वाले बच्चे को पूछता है, इंटर वाले सीएमए इंटर का, ठीक है। और सीए इंटर वाले को का भी पूछते हैं, अकॉर्डिंग योर सिलेबस आपका क्या है उसके हिसाब से आप देख लेना। बट ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्स का बेसिक लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कॉन्सेप्चुअल पूरा क्लियर हो जाएगा, आप देखिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऋतिक बोल रहा है सर आप सिलेबस डिस्कस करवा दो। देखो बच्चा, सिलेबस अगर डिस्कस करवा दूं तो सारे सिलेबस हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। एक दिन में मैं बता दूं ये है तो पूरा नहीं हो पाएगा। आपके इसमें सिंपल आपको 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सीएमए वाले बच्चे अगर देखते रहेंगे तो, और सीए वाले का भी अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आपका बेसिस लेक्चर्स है, बेसिक लेक्चर्स है, दूसरे उसके बाद 5 हेड्स है, उसके बाद आपके फिर से थर्ड टाइप है, मतलब ए बी सी 3 टाइप है करके। तो जिसमें से आज हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, देखो एक बात और बता दूं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ो या कॉस्टिंग पढ़ो, ये सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें से अगर आप एक चैप्टर पढ़े, दूसरा चैप्टर आप नहीं पढ़े तो तीसरा आप पढ़ सकते हो, आराम से आपको आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो अगर फायर इंश्योरेंस क्लेम में आप बैठे हो, ठीक है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आप नहीं बैठे, और डायरेक्टली आप कोई तीसरा चैप्टर में बैठ गए, तीसरा चैप्टर का मतलब कोई भी हो सकता है, तीसरा चैप्टर में अगर आप बैठ जाते हो तो वो आपको समझ में आएगा, वो लिंकेड नहीं होता। अमालगमेशन आपका मिस हो गया तो कन्वर्जन ऑफ सेल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट में अगर एक चैप्टर छूट गया तो दूसरे कर लोगे, लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं है, आपको ये सारे टॉपिक लिंकेड है, तो कोई भी टैक्स के लेक्चर में मिस आउट नहीं करेगा, ठीक है। सिद्धि बोल रहा है यस सर, हाँ यस होना ही चाहिए, ओके। अच्छा बच्चे, आपके ये लेक्चर्स जब रिकॉर्डेड आप देखोगे खत्म हो जाएंगे तो मेरे वॉइस आपको सुनाई देगा, जो बच्चे हमारे चैटिंग या बोल रहे उसके वॉइस नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक किया है ताकि आप जब बच्चे रिकॉर्डेड देखो
आप अपने DTH पे देखो या आप अपने घर पे देखो, कैसे भी करके, जैसे आपकी फैसिलिटी बहुत सारे LPC ने दे रखा है, तो उसके हिसाब से, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो। तो चलिए अब मैं टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करता हूँ। बेसिक्स लेक्चर नंबर 1 आज हमारा है। तो मैं इसमें आपको पहले तो बात कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स का। तो बच्चे डायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं साल में एक बार। गवर्नमेंट को क्यों पे करते हैं? देखो, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को हम क्यों पे करते हैं? थोड़ा सा लॉजिकल देखो, सुनो, समझो और बोलो। हम अभी देखो रास्ते से जा रहे, हाईवे से जाते हैं। अभी कोविड में फ्री वैक्सीनेशन हुआ। बहुत सारे फ्री स्कूल भी है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल जिसको हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बहुत सारे गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखा है। तो ये सब पैसे कहां से आता है? तो ये सब पैसे गवर्नमेंट टैक्स के तौर पे प्राइमरी है उसका। गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी है टैक्स के तौर पे पैसे वसूलना। हम लोग से ही पैसे लेते हैं और हम लोग को ही सुविधा देते हैं। तो हम लोग जो पैसे देते हैं वो डायरेक्ट मतलब टैक्स कहलाता है, और उसी पैसे को वो हमें फैसिलिटी देते हैं। तो सर इसमें डायरेक्ट टैक्स मतलब भी दो टाइप है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम जब उसके बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे वहां पे। हम फिलहाल ये सोच रहे टैक्स क्यों भरते हैं गवर्नमेंट को। तो टैक्स हमें खुद सुविधा देती है। हम रोड पे चल रहे हैं, बताओ रोड कहां से बनेगा? जब हम पैसे देंगे तब ना। हाँ, हालांकि ये है कि गवर्नमेंट सबसे टैक्स नहीं कलेक्ट करती है। इंडिया में जितने लोग रहते हैं सब लोग टैक्स नहीं भरते। तो कौन भरते हैं? जो अर्निंग ज्यादा पैसे करते हैं। अर्निंग मतलब जो स्लैब रेट, हम अभी आगे पढ़ेंगे, उस रेट में, स्लैब रेट से जो ज्यादा पैसे अर्निंग करते उसमें वो टैक्स भरते टैक्स के रूप में। और वो टैक्स से सारे लोग का बेनिफिट होता है, सोशल वर्क कर देता है, हम लोग के ऊपर ही खर्चा कर देता है। समझ में आया? तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। तो आइए हम इसके ऊपर कुछ नोट लिखवाते लिखवाते आपको समझाऊंगा। नोट लिखवाते लिखवाते आपको समझाऊंगा। तो मैं आपका पहला हेडिंग लिख रहा हूं, ये हमारा बेसिक्स है। क्या है? बेसिक है। ठीक है। तो बच्चे हम बेसिक्स में अभी हम लोग नोट 1 कवर करेंगे। मैं आपको लिखवाते जाता हूं, आप मेरे साथ साथ जो भी आप जहां पे भी देखते रहेंगे आप साथ साथ में लिखते रहेंगे। ठीक है? तो नोट नंबर 1 लिखिए। नोट नंबर 1 में जैसे जैसे लिखवा रहा हूं वैसे वैसे आपको नोट्स भी बनाते जाना है। तो नोट नंबर 1 में लिखिए पब्लिक। हाँ, हम लोग पब्लिक ही है। ठीक है? पब्लिक इधर भी लिख देता हूँ पब्लिक। तो सर ये पब्लिक क्या हमारे से पैसा लेगा, हमें ही सुविधा देगा। चलो ठीक है, मैं चार्ट पहले बना देता हूँ, फिर वो चार्ट बना के मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा साथ साथ में। ठीक है? तो मेरे साथ साथ आप पहले चार्ट बनाइए। जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे सारे पॉइंटेड आपको लिखना है। पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। टैक्स कलेक्टेड करेगी पब्लिक से। कौन कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट। तो बाय गवर्नमेंट लिख दो, बाय गवर्नमेंट लिख दो। और गवर्नमेंट भी दो टाइप हो सकते हैं बच्चे। हो सकता है, क्या है दो टाइप? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैं इधर ले लेता हूं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने दो ले लिया। अब हम ये पब्लिक से टैक्स कलेक्टेड करेगी, ये पब्लिक हम लोग है। तो ये गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ये क्या करेगी? टैक्स को कलेक्ट करेगी। टैक्स को क्या करेगी? कलेक्टेड, मतलब टैक्स को लेगी। टैक्स कलेक्टेड करेंगे कौन? गवर्नमेंट। अब ये जो टैक्स लिया गवर्नमेंट ने, जो टैक्स लिया, ये टैक्स जो हमने दिया, मतलब हम पब्लिक है, पब्लिक किसको दिया? गवर्नमेंट को जो दिया, ये गवर्नमेंट अगेन ये पब्लिक के ऊपर ही खर्चा कर देगी। टैक्स अमाउंट जो भी गवर्नमेंट को मिला ये क्या करेगी? ये हमारे ऊपर ही खर्चा कर देगी। तो टैक्स अमाउंट एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड। ठीक है? एक्सपांडेड लिख सकते हो, एक्सपेंडेड नहीं, एक्सपांडेड, दैट्स सुटेबल। ठीक है? मतलब टैक्स अमाउंट का जो भी पैसा हमें मिला वो हमारे ऊपर ही एक्सपांड कर देगी, मतलब हमारे ऊपर ही खर्चा कर देगी। देखो श्रुति बोल रही है नहीं बच्चा, सब लोग टैक्स नहीं भरते ना इंडिया में। अब बताओ, अभी जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे, 42 बच्चे देख रहे, बताओ 42 बच्चे तक बताओ, आपके घर पे सारे लोग टैक्स नहीं भरते रहेंगे? समझ रहा है? सारे लोग टैक्स नहीं भरते रहेंगे, कुछ ही लोग के फैमिली टैक्स भरते रहेंगे। बट जो रोड में मिलता है ये सबके लिए मिलता है, तो सबके लिए ये सुविधा है।
है ना, परफेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, नोट नंबर 1 मैंने लिखवा दिया। नोट नंबर 1 में क्या सीखे, हमारे से टैक्स गवर्नमेंट लेती है, मतलब पब्लिक से टैक्स गवर्नमेंट लेती है, और वही टैक्स का पैसा हमारे ऊपर ही खर्चा कर देती है, हमारे ऊपर ही एक्सपांड कर देती है। समझ में आया नोट नंबर 1? किसी को डाउट है क्या नोट नंबर 1 में? हाँ, बच्चे वो सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट हमारे से लेती है, हमारे ऊपर ही खर्चा कर देती है। तो ये नोट नंबर 1 था आपका। आइए नोट नंबर 2 देखेंगे अब हम लोग। नोट नंबर 2, टैक्स। जैसे जैसे आपको नोट्स बनवा रहा हूं, आपको बुक में भी वैसा ही कॉपी करना है। डायरेक्ट टैक्स, टैक्स भी दो टाइप है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बता रहा हूं, सारे कुछ बता रहा हूं, देखो मैं एक बार सब कुछ नहीं बता सकता ना। आपको भूख लगती है तो जिस टाइम भूख लगती है वही टाइम खाना खाओगे, कि पूरा महीने के एक ही बार खा लोगे? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा खाओगे। चलो, तो इसको हम टैक्स को भी दो टाइप करेंगे, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, बच्चे ये डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स कहलाता है, और हम इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। तो देखो, टैक्स दो टाइप है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम ये इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव नेचर भी बोल सकते हैं। कौन सा नेचर बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव। और जीएसटी को रिग्रेसिव नेचर। सर ऐसा क्यों बोलते हैं प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव? देखो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। डायरेक्ट टैक्स कौन पैसा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो अर्निंग करेगा, जो पब्लिक, जैसे हम टैक्स भरते हैं, आप टैक्स भरते हो, अरे अर्निंग करोगे तो पे करोगे, अभी नहीं करते हो, ठीक है। तो जो पब्लिक टैक्स भरता है गवर्नमेंट को, जो पब्लिक टैक्स भरता है गवर्नमेंट को, वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। और जो पब्लिक, मतलब डायरेक्टली जो हमारा, मतलब हम अर्निंग कमाए और हमने टैक्स भरा, ये डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग में आया। इनडायरेक्ट में हम अर्निंग नहीं कमाए, हमने खर्चा किया, मतलब गुड्स को खरीदा फिर भी टैक्स भरा। कोई सामान को, प्रोडक्ट को, जैसे मैं ये बोलता हूँ ये पेन को खरीदता हूँ और इसमें भी टैक्स भरता हूँ। देखो, ये इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर क्या है, क्यों है, ये देखो। हमारा इनकम साल का अगर 12 लाख है, तो हम 12 लाख के ऊपर टैक्स भरेंगे। कोई दूसरे असेसी, असेसी मतलब कोई पर्सन हुआ, कोई पर्सन को हम बोलते हैं टैक्स के भाषा में असेसी, जो टैक्स को पे करता है उसको हम बोलते हैं असेसी। तो अगर उसका इनकम 18 लाख है तो 18 लाख के पे करेगा। अभी आप लोग सीएमए वाले बच्चे हो, सीएमए बन जाओगे, आपके पैकेज 15 से 20 लाख लगेंगे, कि हाँ 25 लाख भी लगेंगे, तो आपका टैक्स ज्यादा होगा। और सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब कितने पैसे कमाते हैं, तो इसकी टैक्स और भी ज्यादा होगा। तो जो जितना ज्यादा पैसे कमाता है उतना डायरेक्ट ज्यादा टैक्स भरता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही क्या हुआ, मैं जो प्रोडक्ट, मैं भले 5 रुपया कमाऊं या 5,000 कमाऊं या 50 लाख कमाऊं, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं पेन लेने जाऊं दुकान में तो भी ये पेन 1,000 रुपया का मेरे को भी देगा। चाहे सलमान भी जाएगा पेन लेने को तो सलमान को भी ये पेन 1,000 रुपया में ही देगा। चाहे कोई भी पर्सन जाए 1,000 रुपया में देगा। तो गुड्स जो हम परचेज कर रहे, चाहे कोई भी हो, ये गुड्स वही रेट होगा, सेम रेट होगा। अभी मैं कैल्सी लेने जा रहा हूं मार्केट में, तो ये कैल्सी का प्राइस है 300, तो मैं जाऊं तो भी 300 लगेंगे, अगर आप जाते हो तो भी 300 लगेगा। तो ये कैल्सी मतलब गुड्स की जितनी रेट है उतना ही मुझे, चाहे कोई भी हो, वही चुकाना पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर। और प्रोग्रेसिव नेचर क्यों आता है डायरेक्ट टैक्स में? भाई ये ऑब्जेक्टिव में आता है रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, ये भी ध्यान रखना। प्रोग्रेसिव किस में आता है? डायरेक्ट में, और रिग्रेसिव इनडायरेक्ट में। मैं भी पूछ सकता हूँ ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आपका, ठीक है। ऐसे तो सिंधी क्वेश्चन है ये, बट पूछ सकते हैं, ऐसा बोल रहा है बच्ची ने। अरे ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये इनकम टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो जितना पैसे कमाएगा उतना पे करेगा, बट इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं है, सबके लिए बराबर है। चलो ठीक है, तो हमने ये नोट नंबर 2 समझ लिए। नोट नंबर 2 में किसी को डाउट है क्या? नो, ओके। चलो आइए नोट नंबर 3 हम देखते हैं। नोट नंबर 3, अब मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो मैं एक बार टेबल बना लेता हूँ, पहला टेबल बना लेता हूँ, मेरे साथ साथ आप टेबल बनाएंगे।
मेरे साथ साथ आप टेबल बनाएंगे। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और इसको लिखता हूँ पी वाई। पी वाई का मतलब प्रीवियस ईयर, और इसको लिखता हूँ मैं ए वाई। ए वाई का मतलब होता है असेसमेंट ईयर, और मैं इसको लिखता हूँ इनकम। प्रीवियस ईयर में मैं जो इनकम अर्न करूंगा वो असेसमेंट ईयर में मुझे टैक्स के रूप में पे करना होगा। तो इनकम अर्न करूंगा मैं ये प्रीवियस ईयर में, और टैक्स का पेड करूंगा बच्चे, टैक्स मैं पेड करूंगा असेसमेंट ईयर में। देखो पहले हम जब कमाएंगे तभी तो गवर्नमेंट को पैसा चुकाएंगे, कि पहले पैसा चुका देंगे? पता कैसे चलेगा मैं कितना कमाया? तो पहले जब हम अर्न करेंगे फिर गवर्नमेंट को पैसा चुकाएंगे, यस नो? पहले हम अर्न करेंगे पैसा कितना कमाया, उसके बाद गवर्नमेंट को चुकाएंगे। मतलब जो भी बनेगा गवर्नमेंट का, जो भी रेट बनेगा, जितना भी बनेगा कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो हम गवर्नमेंट को चुकाएंगे। तो देखो पहले हमने प्रीवियस ईयर में पैसे कमाएंगे, और जो ये पैसे कमाएंगे वो असेसमेंट ईयर में हम टैक्स भर देंगे। प्रीवियस ईयर में जो पैसे हम कमाएंगे वो हम असेसमेंट ईयर में टैक्स भर देंगे। बताओ यहां तक किसी को डाउट है क्या? अच्छा, कोई डाउट नहीं। चलो एक बार मैं और एक टाइमलाइन ले लेता हूँ बच्चे। ये देखो, ये वाला जो पीरियड है ना, ये वाला पीरियड, अच्छा एक और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो हमारा हमारा जो चल रहा है 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 ईयर एंडेड होगा 31 मार्च 2022। 1 अप्रैल 2021 और ईयर एंडेड होगा 31 मार्च 2022। ठीक है, और एक और मैं ले लेता हूँ इसका ईयर एंड 31 मार्च 2023, 2 साल का डेटा। अब हम इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, हम ये वाले को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा क्या होगा? 21 22, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। ये हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर। और ये हमारा जो 31 मार्च 2022 है, ये से लेके ये वाला हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा 2022-23। ये हमारा क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर हमारा अभी क्या है? अभी का 22-23, और प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये सब यही रहेगा। आपके जो एग्जाम में अभी आने वाला है जून टाइम, ये 2021-22 का प्रीवियस ईयर आपका होगा, और असेसमेंट ईयर 2022-23 का। ठीक है, तो अगर आपके मॉड्यूल अपडेट नहीं है तो आपके मॉड्यूल अपडेट हो जाएंगे, या हो भी गए रहेंगे और आ भी गए रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर आपका 2021-22 है, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2022-23। इसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट टैक्स में करने वाले हैं। अच्छा बच्चे, इसको हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। इसको हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट, एफए, फाइनेंस एक्ट 2021, जो अभी अपने को पढ़ना है। फाइनेंस एक्ट इसको हम बोलते हैं 2021। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2021 इसको हम बोलते हैं 2021-22 प्रीवियस ईयर को फाइनेंस एक्ट। भी हम इसके अंदर पूरा डिटेल देखने वाले हैं। बताओ, बस इसमें हम लोग क्या पढ़े? नोट नंबर 3 में प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, असेसमेंट ईयर क्या है, और फाइनेंस एक्ट। ठीक है, यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? हाँ बच्चे, बजट 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 तो एवरी ईयर आता है ना, बजट तो एवरी ईयर आता है। जब 1961 में ये टैक्स आया, और 1962 से जब ये टैक्स चालू हुआ था, अप्लीकेबल हुआ था, तो 1962 से ही और अब तक हर एक साल अमेंडमेंट आता है, हर एक साल बजट आता है। कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं ना, तो उसको अमेंडमेंट में डाल देते हैं। हर साल बजट निकालते हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, है ना? चलो, नोट नंबर 3 कंप्लीटेड हो गया बच्चे लोग को। ओके, किसी को डाउट है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में? तो हम लोग जितने भी सारे सम्स करेंगे ये क्या होगा? फाइनेंस एक्ट, मतलब ये 2021-22 प्रीवियस ईयर हमारा होगा, और असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2022-23। समझ में आया? चलो, नोट नंबर 4 लिखेंगे मेरे साथ साथ। नोट नंबर 4 लिखेंगे हमारे साथ साथ। नोट नंबर 4, नोट 4, नोट 4 लिखेंगे। क्या है नोट 4? जब हमारी इनकम होगी, जब हमारी क्या होगी? इनकम। जब हमारी इनकम होगी तो हम क्या पे करेंगे? टैक्स। तो देखो, जब हमारी इनकम होगी तभी तो हम टैक्स देंगे, जब हमारी इनकम होगी तभी तो हम टैक्स देंगे। तो इनकम कहां कहां से हो सकता है? परफेक्ट परफेक्ट। तो हमारी नोट नंबर 4 में हम देखेंगे जो हमारी इनकम होगी, जब इनकम होगी तब तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। कहां से देंगे? जब पैसे ही नहीं कमाएंगे तो कहां से देंगे? आप सीए में बन जाओगे, आपको जब 20-25 लाख का पैकेज या कितना भी पैकेज लगे, आप अर्निंग करोगे तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। परफेक्ट ना? हाँ, अब अच्छे सीए बन जाओगे तो भी आप कमाओगे। तो अर्निंग अल्टीमेटली, अरे सीए हो या सीए में अर्निंग करोगे तो ही आप टैक्स भरोगे।
बराबर ना। चलो, या कोई भी बच्चे कोई भी प्रोफेशनल में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब वो अर्निंग करेगा तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा, अर्निंग ये नहीं करेगा तो कहां से भरेगा। तो हम इनकम कमाएंगे और टैक्स भरेंगे। अब ये देखेंगे इनकम जो कमाएंगे, ये इनकम कहां कहां से कमा सकते हैं हम। हाँ, बच्चे सैलरी से भी कमा सकते हैं, इसके अलावा भी तो है। अगर मैं सैलरी से भी कमा सकता हूँ, बराबर, जैसे मैं अभी टीचिंग करता हूँ तो मेरे को सैलरी भी मिलता है, तो वो मेरा सैलरी इनकम है। बट इसके अलावा भी तो कमा सकता हूँ मैं शेयर मार्केट में पैसे लगा रखा हूँ, वहां से भी तो हो सकता है। हो सकता है मैं छोटा मोटा धंधा बिजनेस भी करता हूँ साइड बाय साइड, बिजनेस से भी तो कमा सकता हूँ। तो बहुत सारा है। हो सकता है मेरा घर पुराने घर था, मैंने बेच दिया, वहां से भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। हो सकता है मेरा ज्वेलरी था, मेरे को पैसे की जरूरत था, ज्वेलरी बेच के पैसे अर्न कर लिया, वहां से भी तो अर्निंग में कर सकता हूँ। तो ऐसे इनकम मैं कहाँ कहाँ से कमा सकता हूँ, ये सारे इनकम अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। और इसका, चलो पहले मेरे साथ साथ आप नोट्स कंप्लीट करो और लिखो कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो फर्स्ट इनकम हो सकता है इनकम फ्रॉम सैलरी, लिखता हूं मैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। बच्चे आप लिखते जाओ, बीच में डिस्टर्ब ना। इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा आपका हो सकता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कहाँ हो सकता है, इनकम फ्रॉम, परफेक्ट बच्चे, एचपी। एचपी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी होता है, वेरी गुड। तीसरा मैं ले सकता हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल। तो तीसरा हमारा इनकम बन सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल तीसरा बन सकता है बच्चे। चौथा हम ले सकता हूं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और एक लास्ट हेट्स हो सकता है जो ये चारों में ना आए फिर भी हमारा इनकम हो गया, जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो बच्चा बोल रहा है सर डीडब्ल्यू रामू फकीर जी, बच्चे वो बीकॉम के लेवल पे पढ़े थे आप, अभी वो भूल जाइए, अभी वो सब आपको याद नहीं रखना है। इनकम फ्रॉम बीकॉम का लेवल था, अभी आपका लेवल चेंज हो गया है। ठीक है, चलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये 5 हिट्स आपने लिख रखा था। अभी आप जो पढ़ रहे हो इससे आपका करियर बनेगा, आपकी अपर, सर बीकॉम में करियर, अरे था करियर, इसमें आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, नॉलेजेबल डेप्थ करना है। बीकॉम में आप बहुत कुछ रट लिए थे एग्जाम पास आउट करने के पर्पज से। ठीक है, चलो एनीवे, तो ये आप इनकम जो हम कमा रहे हैं ये कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, 5 जगह से कमा सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी से कमा सकता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी से कमा सकता हूँ, बिजनेस प्रोफेशन से कमा सकता हूँ, कैपिटल गेन से कमा सकता हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, अब मैं एक एक करके बताऊंगा, ये आपको अभी पता नहीं होगा, ये आपको अभी पता नहीं होगा क्योंकि हमने तो नाम लिखा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके, ध्यान से समझना है। ये 5 हम लोग अलग अलग चैप्टर करने वाले हैं, ये 5 हम लोग अलग अलग चैप्टर करेंगे, वहां पे डिटेल देखेंगे। बस एक आपको शॉर्ट समरी बता दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ यहाँ से इनकम कमा सकते हैं। देखो सैलरी का मतलब, मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, वहां से मिला मेरे को सैलरी, मेरे पास 3-4 घर है, या मेरे पास घर है, देखो गला है, दुकान में रेंट पे दे देता हूँ, तो वहां से अर्निंग कमाता हूँ। हो सकता है आपके घर पे आपके पेरेंट्स ने रेंट पे दिए हो मकान, तो वहां से आपका अर्निंग होता होगा। आपका बिजनेस कुछ चलता है, आप वहां से करवाओगे। प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंट, अपना ये प्रोफेशनल करते हैं, वो हमारा वहां से इनकम हो सकता है। कैपिटल गेन का मतलब हुआ हमारा घर है, हमारा घर है लेकिन मेरा घर बेचने का मतलब नेचर नहीं है, पैसे की जरूरत था या वो घर बेचना ही था, तो बेच दिया। पैसे की जरूरत था, ज्वेलरी घर पे रखा था, ज्वेलरी मैंने बेच दिया। समझ में आ रहा है। तो अगर नीड है पैसे का, तो पैसे हमने ज्वेलरी बेच के पैसे अर्न कर लिया, तो उस वाले टाइप में हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बट अगर ये चारों में जो ना आए, इसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे जैसे शेयर मार्केट में मैंने पैसे लगाया, उसका इंटरेस्ट मुझे मिला, तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाता है ये। जैसे अगर आप कहीं हॉर्स रेसिंग में जा रहे हो, वहां पे खेल के, हॉर्स खेल के क्या, हॉर्स रेसिंग में तो तुक्का मतलब, अरे वो तो विनिंग जैसा हो गया,
तो वहां से आप अर्निंग कर लिए, तो ये चारों हेड्स में नहीं आएगा, पांचवा हेड्स में आ जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, आपने बोला इंडिया जीत जाएगा, ये ले पैसे लगाया, आप वहां से अर्निंग कर लिए, तो आपका ये जो अर्निंग है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगा। हाँ बच्ची बोले केबीसी, बच्ची बोले केबीसी में अगर आप जाते हो, अमिताभ बच्चन के साथ खेलते हो, चलो मैं अमिताभ बच्चन के पास गया, इजी इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने बता दिया, 10 लाख रुपया अर्न कर लिया, तो ये हमारा कौन सा इनकम हो गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। समझ रहा है? टैक्स का ही पूछ लिया, क्वेश्चन टैक्स आता था, मैंने बता दिया, तो ये हो सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बताओ किसको डाउट है क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में? नहीं। अच्छा, मैं ये टॉपिक अभी पूरा डिटेल नहीं पढ़ रहे, हम इसकी चैप्टर ही करेंगे पूरा डिटेल में, तो वहां पे देखेंगे अच्छे से। अभी हम इनकम फ्रॉम सैलरी किसको बोलते हैं, ध्यान से देखो, मतलब किसको बोलते हैं तो समझ में आ गया इतनी, बाकी इसके डिटेल हम लोग पूरा अंदर देखेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी से मैं 5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ? 5 लाख, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मैंने 2 लाख कमा रहा हूँ, ईयरली में बोल रहा हूँ, साल में इतने कमा रहा हूँ, ठीक है, महीने का नहीं, साल में, पर एनम है ये। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल से मैंने 1 लाख कमाया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से मैंने 2 लाख कमाया, और अदर सोर्सेज से मैंने 3 लाख कमा लिया, तो बताओ मेरा टोटल इनकम कितना हो सकता है? बताओ। जो टोटल इनकम आएगा उसको हम बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। बताओ कितना होगा टोटल? 5 to 7 1 8, 8 to 10 और 3 13, 13 लाख होगा। अरे 5 और 2 7 और 1 8, 8 2 10 और 3 13, 13 लाख आ रहा है क्या जीटीआई? ग्रॉस टोटल इनकम कितना मिला? 13 लाख। अब इसके अंदर डिडक्शन होगा, इसके अंदर क्या होगा? डिडक्शन। तो हम इसके अंदर डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन चैप्टर अंडर चैप्टर रोमन 6, इस दो जगह से मिलता है। 80C, दो जगह से नहीं, 80C से लेके 80U तक में, जो भी 80C से लेके 80U तक आता है। अच्छा ये बताऊंगा मैं, चैप्टर बताऊंगा आपको मैं, ये चैप्टर मैं बताऊंगा आपको, ये जब पूरा बताऊंगा ना आपको, ये जब पूरा बताऊंगा ना, डिडक्शन अंडर चैप्टर, और 80C से 80U क्या क्या मिलता है, ये डिडक्शन, वो सारे हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो कितना आया? 11 लाख। कितना आया? 11 लाख। तो ये आपका जो 11 लाख मिला, इसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल इनकम। और ये 11 लाख के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना होगा मुझे। गॉट इट? ये 11 लाख के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मुझे चुकाना होगा। समझा मैंने क्या बोला? ये 11 लाख के ऊपर गवर्नमेंट को मुझे टैक्स चुकाना होगा। एक बच्ची पूछ रही है, सर इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख है, तो क्या उसमें भी तो डिडक्शन मिलता है? हाँ मिलता है। इन हाउस प्रॉपर्टी में भी तो डिडक्शन मिलता है सर, अंडर सेक्शन 24। बच्चे मिलता है, बट मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला आपको? ध्यान से सुनो, इनकम मैंने कमाया, इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम कमाया, मतलब सब कुछ कट उट करके मेरा एग्जैक्ट इनकम ये आया 5 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस बॉडी में जो भी डिडक्शन होगा उसमें कट उट करके 2 लाख मुझे मिला। अच्छा ठीक है, समझ में आया? तो इसका डिडक्शन करके हम जब इसकी चैप्टर पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस बॉडी, तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? चलो, तो ये आपका क्या मिल गया? टोटल इनकम कितना मिला? 11 लाख। अच्छा, डिडक्शन अंडर चैप्टर जो भी है, ये 80C से लेके 80U में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल। तो उसके अंदर जो भी अमाउंट आएगा वो डिडक्शन माइनस करके जो मिला उसको टोटल इनकम बोलेंगे, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये तो हम लोग बेसिक कर लिए। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नोट नंबर 4 मैंने कंप्लीट कर दिया, आइए, नो डाउट। नोट नंबर 5 देखते हैं। नोट नंबर 5, एसएससी लिखो पहला, नोट नंबर 5। एसएससी कितने टाइप है ये लिखेंगे हम लोग, तो लिखो पहला एसएससी क्या। अच्छा, एसएससी कौन है? जो टैक्स को पे करता है, टैक्स को जो पे करता है वो एसएससी है। अगर आपके पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं तो आप कौन हो? एसएससी हो। मतलब आप नहीं, आपके पेरेंट्स एसएससी है। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, आपका जॉब लग जाएगा, पैकेज अच्छा, हाँ ठीक है, आपका जॉब लग जाएगा, पैसे मिलेंगे, आप टैक्स भरोगे, तो आप क्या कहलाओगे? एसएससी। ठीक है, तो हम लिखता हूं एसएससी, और ये आता है अंडर सेक्शन, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे सेक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा टैक्स में। तो एसएससी अंडर सेक्शन 2, और ब्रैकेट को बोलते हैं सब सेक्शन। तो अंडर सेक्शन 2 इसको ऐसा पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं टोटल कितने एसएससी है। बताओ। कैसे बताएंगे सर, अभी तो पढ़ा रहे हो। हाँ ठीक है बच्चे, तो टोटल 7 एसएससी होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 7 एसएससी होते हैं। टोटल 7 एसएससी होते हैं, 7। कितने? 7। 7 एसएससी होते हैं, 5 + 2 7।
तो आपके अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में टोटल कितने एसएससी है? 7 एसएससी है। किसको डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, ओके। कितने एसएससी है? 7। तो आ जाओ, पहला एसएससी का नाम लिखेंगे हम लोग, ऐसे करके सारे एसएससी का नाम लिखने वाले हैं। तो पहला आता है इंडिविजुअल। क्या आता है? इंडिविजुअल। तो लिखो 7 एसएससी का नाम लिखना है पहला, देखो लिखो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लिखो, इंडिविजुअल। नेक्स्ट लिखो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब बड़ा उसी में पढ़े रहेंगे पहले। नेक्स्ट है AOP, और इसी के नीचे ब्रैकेट करके, इसी के नीचे स्लैश करके लिखना BOI। BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है बताऊंगा अभी सारे कुछ, आप मेरे साथ साथ पहले लिखते जाओ। नेक्स्ट लिखिए फॉर्म। फॉर्म कौन सा? पार्टनरशिप। ये फॉर्म कौन सा होता है? पार्टनरशिप। तो इसके नीचे लिख दो एरो करके, पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग LLP, इंक्लूडिंग LLP। नेक्स्ट होता है कंपनी। कंपनी। नेक्स्ट लिखो कंपनी, लिखा। उसके बाद लिखो लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी एग्जाम्पल लिख लो, दैट इज गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटी मतलब हाँ, गवर्नमेंट भी टैक्स भरता है सर। कैसे भरता है गवर्नमेंट टैक्स? बताओ। बता रहा हूँ बच्चे, गवर्नमेंट भी टैक्स भरता है। लोकल अथॉरिटी लिखो, लिख लिया लोकल अथॉरिटी। और एक लास्ट लिखो AJP, लिखो AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं इसको, AJP को आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे बच्चे हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर इंडिविजुअल HUF AOP BOI फॉर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी छोड़ के फिर से कोई टैक्स पे कर रहा है, उसको हम AGP में बोल देंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलेंगे उसको हम। समझ में आया? तो जिसमें कोई नहीं आएगा उसमें AGP में आ जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। अब देखो इंडिविजुअल में कौन हो सकता है? हम लोग। इंडिविजुअल में कौन हो सकता है? हम लोग, हम, आप, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय, ये सारे कौन? ये सारे किस में आएगा? इंडिविजुअल में आएंगे। ये सारे किस में आएगा? इंडिविजुअल में। और HUF में पता है आपको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आएगा। AOP और BOI क्या बच्चे? देखो अगर हम लोग इसमें ना, हम लोग कोई एग्रीमेंट ऐसा बनाते नहीं है, जैसे अभी गांव में कैसा होता है, साल साल में मेला लगता है, मेला समझता है? हाँ, ऐसे तो मेले में हम लोग है, दो दोस्त मिल गए, अरे चलो ठीक है, दोस्त या कोई भी दो लोग मिल गए, चलो हम लोग यहाँ पे समोसा पाव लगाते हैं 2 दिन के लिए। तो एक ठेला में 2 दिन के लिए हम लोग वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, मेले में हम लोग 2 दिन समोसा पाव लगा रहे हैं, वहां से अर्निंग कमा लिया। समझ में आ रहा है? तो हम इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब हम लोग, जैसे मैं अगर अकेला लगा लिया और दो या दो से ज्यादा लोग निकाल लिया तो आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन में आ जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं। ठीक है? तो BOI का मतलब जहाँ पे अगर सपोज कुछ सत्संग चल रहा है या पूजा चल रहा है, वहाँ पे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, हमें पता है यहाँ पे चलो 2-3 दिन के लिए हमने कुछ लगा देते बिना एग्रीमेंट का, बिना मतलब 2 दिन के लिए क्या एग्रीमेंट लगाओगे, ठेला उला लगा के बेच देते वहां से, कुछ अर्निंग कर लिया, तो हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ये। हम लोग वहाँ पे 3-4 दोस्त मिलके वहाँ पे लगा रहे, AOP में आ जाएगा 3-4 दिन के लिए। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद फॉर्म आ गया पार्टनरशिप फॉर्म, इंक्लूडिंग LLP होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप लॉ में इसको डिटेल देखोगे बच्चे, हमारा लॉ सब्जेक्ट नहीं है, तो हम अभी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ मालूम है मुझे लॉ, बट हमें जो दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे ना। ठीक है बच्चे बोले, ओके ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कंपनी है, देन उसके बाद लोकल अथॉरिटी है। कंपनी समझ में आता है, ओके। लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट हो गया, देन AGP में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये आपके टोटल कितने एसएससी है? 7 एसएससी है। कितने एसएससी है आपके? 7 एसएससी है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, मैं भी।
तो याद रखना है 7 असेसी है आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फॉर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड एजीपी। बोलो एक बार वापस, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फॉर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और कौन, एजीपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। परफेक्ट। तो आज हमारा ये बेसिक लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये हमारा बेसिक लेक्चर यहीं पे स्टॉप हुआ। हमारा लेक्चर 2 में चलेगा, हमारा लेक्चर 2 में चलेगा टैक्स रेट्स ऑफ इनकम, टैक्स रेट ऑफ इनकम, स्लैब सिस्टम वाला। ठीक है, तो रेट कितना लगेगा, टैक्स कितना रुपया कमाएगा इंडिया में, कोई 5 लाख कमाएगा तो कितना टैक्स भरेगा, कोई 10 लाख कमाएगा तो कितना भरेगा, कोई 15 कमाएगा तो कितना भरेगा, कोई 2 लाख कमाएगा तो क्या टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा। तो ये सारे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में सीखने वाले हैं, टैक्स रेट ऑफ इनकम। ठीक है, तो ऐसे करके पार्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स आपके बढ़ते जाएंगे। चलो बाय एवरीवन, आज के लेक्चर्स यहीं पे हम एंड करते हैं। बाय।